हेलो स्टूडेंट, मैं कुलदीप कुमार माँ शारदी पाउटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि अपन लोगों ने पीछे वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु के बारे में कुछ बातें की थी, कुछ क्वेश्चन थे जिनके अपन लोगों ने क्या किए थे, हल किया था। आज अपने नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग। इसमें से कुछ जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्या है कि बड़े एग्जाम जो होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, उनके बारे में आज अपने बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर देखो, शुष्क खेती में बीज का चयन करते समय ध्यान रखते हैं। ये कह रहा है कि जब हम शुष्क खेती कर रहे हैं तो उसके अंदर बीज का जो चुनाव कर रहे हैं उसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखा जाता। पहला क्या है, कम समय में पकने वाली किस्मों का चयन करना। जब भी शुष्क खेती में अपने कुछ काम करेंगे, कुछ उसके सिद्धांत होते हैं, तो उसके अंदर पहला सिद्धांत क्या है, कम समय के अंदर पकने वाली किस्मों का चयन करना है। भी ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो कम समय पककर क्या हो, क्योंकि फसल जो होगी, जितनी लंबी अवधि तक फसल खेत के अंदर खड़ी रहेगी तो उतना ही क्या होगा, उसके अंदर पर जो वाष्पोत्सर्जन होगा वो क्या होगा, अधिक होगा, और पानी की आवश्यकता उसको क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जितना कम ड्यूरेशन होगा, कम अवधि होगी, उतने क्या होगे, हम कम पानी के अंदर क्या कर सकते हैं, फसल को उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं फसल के द्वारा। ठीक है, तो हमें जब भी शुष्क खेती करनी है तो फसल की अवधि क्या करनी है, कम, मतलब कम समय में पकने वाली किस्मों का हमें क्या करना है, चुनाव करना है। ये तो क्या है, सही है, पहली बात। उसके बाद क्या है, सूखा सहन करने में सक्षम किस्मों का चुनाव करें। अब ऐसी किस्मों का चुनाव करना है जो क्या कर सकती है, सूखे को सहन कर सकती है। ऐसी किस्मों का चुनाव करो जिसकी पानी की आवश्यकता हो, कम आवश्यकता हो, क्योंकि हमारे पास कमी किस चीज़ की है, पानी की है, तभी तो हम क्या कर रहे हैं, शुष्क खेती। तो क्या है, जब भी हम शुष्क खेती के अंदर फसल का चुनाव करते हैं, किस्म का चुनाव करते हैं, तो ऐसी किस्मों का चुनाव करना है जो क्या कर सकती है, सूखे को सहन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कम जल में अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का चुनाव करना। ठीक है, ऐसी किस्मों का चुनाव करना है जो क्या हो, कम पानी के अंदर अधिक से अधिक उत्पादन हमें मिल सके। तो इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा अपने क्या, उपयुक्त सभी, क्योंकि सारे क्या है, ये सही है। शुष्क खेती के अंदर हम इन तीनों बातों का क्या रखते हैं, ध्यान रखा जाता है। अब अपने बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है शुष्क खेती के सिद्धांत है। इसमें शुष्क खेती के सिद्धांत पूछ रहे हैं, कौन कौन से जो है शुष्क खेती के सिद्धांत होते हैं। पहला क्या है, नमी संरक्षण का सिद्धांत। अब क्या है भाई, हमारे पास पानी की कमी है तो नमी का तो क्या करना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा। हम बिना नमी संरक्षण किए शुष्क खेती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हमें पानी की पहले से ही कमी है। अगर हम नमी का संरक्षण नहीं करेंगे तो फसलों के अंदर क्या हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, और जिस कारण क्या होगा, फसलों की उपज के अंदर आप लोगों को भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो पहला सिद्धांत कौन सा होता है, नमी संरक्षण का सिद्धांत। उसके बाद बात करते हैं दूसरा, फसल एवं किस्मों का चुनाव करना। ठीक है भाई, अब क्या है, शुष्क खेती के अंदर हमें ऐसी फसलों का या फिर ऐसी किस्मों का चुनाव करना है जो क्या हो, कम से कम समय वाली हो, कम से कम अवधि वाली हो, मतलब कम से कम समय के अंदर क्या हो जाए, पककर तैयार हो जाए। और दूसरी चीज क्या है कि ऐसी किस्मों का चुनाव करना है जिनको पानी की क्या हो, कम आवश्यकता हो। तो ऐसी फसलों और किस्मों का चुनाव करना है जिनको पानी की आवश्यकता क्या हो, कम हो। ठीक है भाई, उसके बाद दूसरा क्या है, फसल प्रबंधन का सिद्धांत। मतलब फसलों का ऐसे प्रबंधन करना है कि क्या हो, ऐसी फसलों का प्रबंधन ऐसे करना है ताकि उसका उत्पादन हम क्या कर सके, वृद्धि कर सके, और पानी क्या कर, बचत कर सके। तो इसके अंदर क्या आएंगे भाई, ये सारे के सारे क्या होते हैं, शुष्क खेती के सिद्धांत होते हैं। ये तीनों सिद्धांत किसके हैं, शुष्क खेती के हैं भाई। ठीक है, शुष्क खेती में क्या करते हैं, नमी का संरक्षण करते हैं, फसलों की किस्मों का चुनाव करते हैं, और ऐसी किस्मों का चुनाव करते हैं जिनको पानी की आवश्यकता कम हो। और उसके बाद क्या है, फसल प्रबंधन के सिद्धांत अपनाते हैं। अगर हमारा फसल का प्रबंधन जो होगा, क्रॉप मैनेजमेंट होगा, वो जितना अच्छा होगा उतना ही हम क्या कर सकते हैं, शुष्क खेती के अंदर अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, चौथा, उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे क्या शुष्क खेती के सिद्धांत होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, शुष्क खेती में पौधों की संख्या सामान्य की तुलना में रखी जाती है। कि शुष्क खेती के अंदर हमें क्या करना है, पौधों की संख्या क्या रखना है, सामान्य से क्या रखना है। क्या बोल रहा है ये, अधिक रखना है, बहुत अधिक रखना है, बराबर, या फिर, मतलब सामान्य की अपेक्षा हमें पौधों की संख्या क्या रखनी है, क्या रखनी है, कम रखनी है। क्या रखनी है, कम। शुष्क खेती में हम सामान्य की अपेक्षा पौधों की संख्या क्या रखते हैं, कम रखते हैं। क्यों, क्योंकि पौधों की संख्या जितनी अधिक होगी तो उस कारण क्या होगा, खेत के अंदर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल हानि उतनी ही अधिक होगी। और अगर अधिक होगी तो हमें पानी की आवश्यकता अधिक होगी, लेकिन हमारे पास पानी है ही नहीं, नमी नहीं। हम क्या कर रहे हैं, नमी की तो संरक्षण कर रहे हैं,
और अगर पौधों की संख्या अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा और हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। क्या करेंगे, पौधों को स्वस्थ रूप से पालने के लिए, अच्छे से उनके अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, पौधों की संख्या को कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है भाई, तो क्या रखनी है, कम रखनी है। ठीक है, किससे, सामान्य से। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है एट्राजीन है। एट्राजीन क्या है, केमिकल है, लेकिन हमारे शुष्क खेती के अंदर एट्राजीन है, उसका कार्य क्या है। पहला ये क्या बोल रहा है, परत बनाने वाला। क्या है, परत बनाने वाला। दूसरा क्या है भाई, परावर्तित करने वाला। क्या है, परावर्तित करने वाला। पहले बात करते हैं परत बनाने वाला। ये क्या होती है भाई, ये रसायन होते हैं परत बनाने वाले, जो क्या करते हैं, पौधों की जो पत्तियां होती है उसके ऊपर एक स्लिम लेयर, एक पतली सी परत बना देती है, जिससे क्या होगा, पौधों के अंदर जो रंग होते हैं उनके द्वारा पानी की हानि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं भाई, परावर्तित करने वाले। पत्तियों के ऊपर ऐसे रसायन फैल जाते हैं, उस ऐसे रसायनों का प्रयोग करते हैं जो क्या होगा, पत्तियों के अंदर प्रकाश का अवशोषण नहीं होता, जिससे क्या होगा, का क्या कर देते हैं, ये परावर्तन कर देते हैं, जिस कारण क्या होगा, जो वाष्पोत्सर्जन होगा उसकी दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, रंध्रों को बंद करने वाला। मतलब ऐसा रसायन जो क्या करते हैं, पौधे के अंदर रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उनको क्या कर दे, बंद कर दे। उसके बाद कौन सा है, वृद्धि को कम करने वाले रसायन। तो ऐसे रसायन प्रयोग करें जो पौधे की वृद्धि को क्या कर दे, कम कर दे। अब पौधे की वृद्धि कम करना है, इसने पौधे की वृद्धि को रोक दें, एक बार क्या करना है, कम करना है। ठीक है भाई, जिससे होगा वनस्पति की वृद्धि कम होगी, क्या होगा, पत्तियों की संख्या कम होगी, और पर्णरंध्रों की संख्या कम होने के कारण पौधे के अंदर वाष्पोत्सर्जन में क्या आएगी, कमी आएगी भाई। ठीक है, तो इसके अंदर बात करते हैं कौन सा, एट्राजीन। एट्राजीन कौन सा है भाई, एट्राजीन है रंध्रों को बंद करने वाला। क्या होता है, रंध्रों को बंद करने वाला भाई, सही आंसर क्या जाएगा, रंध्रों को बंद करने वाला। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, मल्चिंग के लिए असत्य कथन है। मल्चिंग के लिए असत्य कथन है। पहला कौन सा है, कार्बनिक मल्च के अपघटन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। कि हम जो कार्बनिक मल्च का उपयोग करते हैं, अगर हम कार्बनिक मल्च का उपयोग करेंगे तो उनका जैसे मृदा के अंदर क्या होगा, अपघटन होगा, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ जैसे अपघटित होते हैं उनसे क्या बनते हैं, मृदा के अंदर पोषक तत्वों का निर्माण होता है। अब कार्बनिक मल्च होती क्या है भाई, तो कार्बनिक मल्च होती है जो मृदा होती है हम उसको ढक देते हैं, किसके द्वारा, कार्बनिक पदार्थों के। कार्बनिक पदार्थों के अंदर क्या हो सकता है, तो कार्बनिक पदार्थों के अंदर है तो कोई फसलों के अवशेष हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, कोई भूसा या चारा हो सकता है। वो कौन सी होती है। अब जैसे ही भूसा या चारा या फिर कोई कार्बनिक पदार्थ होगा उसका विच्छेदन होगा तो मृदा के अंदर पोषक तत्वों के अंदर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी भाई। ठीक है, तो क्या है, असत्य कथन। ये तो क्या है, सही है भी, अगर कार्बनिक मल्च होगी तो उसका अपघटन के बाद हमें क्या प्राप्त होंगे, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ये तो क्या है, सही है। उसके बाद बात करते हैं, अगर हम मल्चिंग का उपयोग करेंगे तो खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। किया जा सकता है खरपतवारों का नियंत्रण। कि अगर हम लोग क्या करेंगे, खरपतवार का नियंत्रण करना है तो किसका प्रयोग कर सकते हैं, अपने मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम मल्चिंग का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जो खरपतवार होंगे उनको अंकुरित होने के लिए क्या नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी, स्थान नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा, जिस कारण क्या होगा, उनकी वृद्धि और विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा भाई। ठीक है, वृद्धि कम हो जाएगी और फसलों की वृद्धि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जिस कारण वो क्या करेगी, खरपतवार पौधों को अपने जो फसल छत्तर होता है उसके नीचे क्या कर देगी, दबा देगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, मृदा क्षरण, मल्च जो है मृदा क्षरण को कम, ये क्या क्वेश्चन गलत है भाई, कम के क्या आएगा, अधिक आएगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि मल्च जो है मृदा क्षरण को कम करता है। ठीक है, वैसे देखिए जो है वो क्या करता है, मृदा क्षरण को कम करता है, बिल्कुल करता है भी। अगर आप लोग क्या करोगे, मल्चिंग होती क्या है, मृदा को ढकना। अगर हम किसी चीज से मृदा को ढक देंगे तो क्या होगा, चाहे किसी भी हो, चाहे जल द्वारा क्षरण हो चाहे वायु द्वारा क्षरण हो, दोनों के अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। तो दोनों क्या करता है, ये रोकता है। तो मृदा क्षरण क्या करता है, ये सीधी सीधी बात है कि मल्च जो है मृदा क्षरण को कम करता है। उसके बाद क्या है भाई, मल्च वाष्पीकरण को बढ़ावा देता है। मल्च क्या करता है, वाष्पीकरण को बढ़ावा देता है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन ये है कि मल्च जो है वाष्पीकरण को बढ़ावा देता है, जबकि मल्च क्या करता है, वाष्पीकरण को कम करता है। क्या करता है, वाष्पीकरण को कम करता है।
इसके अंदर तीनों कथन क्या है, सही है भाई, ठीक है। कार्बनिक मल्च के अपघटन से क्या प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व। खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। मृदा क्षरण को कम कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मल्च जो होगा वो कभी भी वाष्पीकरण को क्या नहीं करता, बढ़ावा नहीं देता। मल्च क्या करता है, वाष्पीकरण को कम करता है। इसीलिए हम शुष्क खेती के अंदर क्या करते हैं, मल्चिंग की क्रिया अपनाते हैं, जिससे क्या हो, वाष्पीकरण की दर कम से कम हो और क्या हो, मृदा के अंदर नमी को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है भाई, तो सही आंसर कौन जाएगा, मल्च वाष्पीकरण को बढ़ावा देता है, जबकि सही क्या होता है, मल्च जो वाष्पीकरण को कम करता है भाई। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है, शुष्क खेती के लिए सरसों की किस्म है। सरसों की किस्म शुष्क खेती के लिए कौन सी है, पहली कौन सी है, बायो 902, बायो 902। इसका दूसरा नाम क्या होता है भाई, पूसा जे किसान। क्या होता है, पूसा जे किसान। किसकी है भाई, सरसों की है। दुर्गावणी किसकी है, सरसों की है भाई। पूसा बोल्ट किसकी है, सरसों की है। तो ये सारी की सारी शुष्क खेती के लिए उपयुक्त कौन सी है, शुष्क खेती के लिए सारों की सारी क्या होती है, ये उपयुक्त होती है। हम इन सभी किस्मों को जो सरसों की है, इन सभी क्या कर सकते हैं, शुष्क के अंदर उगा सकते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मोठ की शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्म है। मोठ की शुष्क खेती के लिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, जोड़े नहीं, क्या है, जड़िया है। अब क्या है, मोठ की शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्म है कौन सी है भाई, जड़िया, बिल्कुल है भाई। RMO 40 है, ज्वाला है। ये सारी पहली बात तो किसकी है, मोठ की किस्में हैं, और सारी की सारी कौन सी है, शुष्क खेती के अंदर काम आने वाली किस्में हैं। ठीक है भाई। अब इसमें से जो जड़िया और ज्वाला है, कौन सी है, जड़िया और ज्वालो, ये दो किस्में हैं। ये दोनों के दोनों कहां से विकसित की गई है भाई, जोबनेर से विकसित की गई है। कहां से, जोबनेर से विकसित की गई है। ठीक है भाई, तो आंसर क्या जाएगा, ये सारी की सारी किसकी है भाई, मोठ की शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्में हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, शुष्क खेती में कृषि क्रियाएं की जाती है। शुष्क खेती है, उसके अंदर कौन कौन सी कृषि क्रियाएं अपने करते हैं, मतलब सॉरी, कृषि क्रियाएं करेंगे, वो क्या करेंगे, या तो कम करेंगे, या अधिक करेंगे, या बिल्कुल भी नहीं करेंगे, या कोई नहीं। देखो भाई, हम जितनी भी क्या करेंगे, खेत के अंदर कृषि क्रिया करेंगे, तो मृदा क्या होगी, खुलेगी, और मृदा खुलते ही उसके अंदर क्या होगा, अंदर की तरफ गति करेगा, और जिस कारण क्या होगा, मृदा नमी का ह्रास होगा, या फिर नमी में क्या आएगी, कमी आएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भूपरिष्करण क्रिया करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, तो उसके अंत में, लास्ट में क्या करते हैं, हम पाटा लगाकर जमीन को क्या कर देते हैं, समतल कर देते हैं। जमीन को समतल करने का मतलब क्या होता है भाई, हम जमीन को ऊपर से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि क्या ना हो, नमी की कमी ना हो, नमी का ह्रास ना हो। सीधी सी बात है, सूर्य के द्वारा वाष्पीकरण ना हो भाई। ठीक है, तो वाष्पीकरण को कम करने के लिए और मृदा नमी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी हो सके हमें कृषि क्रिया क्या करनी चाहिए भी, कम करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। जितनी क्रिया आप लोग कम करोगे, उतना ही क्या होगा, मृदा के अंदर नमी की मात्रा सही सुरक्षित रहेगी भाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शुष्क खेती के लिए ग्वार की किस्म है। शुष्क खेती के लिए ग्वार की कौन सी किस्म है। तो शुष्क खेती के लिए ग्वार की कौन सी किस्म होती है भाई, दुर्गापुरा सफेद। कौन सी होती है, दुर्गापुरा सफेद। अब बात करें बायो 902, ये अभी बात की थी, किसकी है, सरसों की है। किसकी है, सरसों की। ज्वाला बात करें, किसकी है भाई, मोठ की है। WCC 75 बात करें, किसकी है, बाजरा की है। किसकी है, बाजरा की है। और सारी की सारी ये किसके लिए, शुष्क खेती के लिए ही है भाई, शुष्क खेती के लिए। लेकिन ये किसकी पूछ रहा है, ग्वार की किस्म पूछ रहे हैं, तो ग्वार की कौन सी है, दुर्गापुरा सफेद। सही आंसर क्या जाएगा, 4 नंबर, दुर्गापुरा सफेद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, शुष्क कृषि के लिए अरहर की उन्नत किस्म कौन सी है। अरहर की उन्नत किस्म कौन सी है, फिर से भी दिक्कत थोड़ी, ये क्या है, प्रभात है। क्या है, प्रभात। अब क्या है, शुष्क कृषि के लिए अरहर की उन्नत किस्म कौन सी है। WCC 75 किसकी है भाई, वही सेम बाजरा। जड़िया किसकी है, जड़िया और ज्वाला दोनों किसकी है, मोठ की है भाई। ठीक है, T9 किसकी है, ये है उड़द की। किसकी है, उड़द की। और सारी की सारी किसके लिए, शुष्क खेती के लिए सारी की सारी किस्में होती है। तो ये किसकी पूछ रहा है भाई, अरहर की। अरहर की कौन सी बच गई, प्रभात। कौन सी होती है भाई, प्रभात। प्रभात, प्रभात एक ऐसी संकर किस्म है, ऐसी किस्म है जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं, शुष्क खेती के अंदर करते हैं। किसकी किस्म है भाई, अरहर की शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्म है। ठीक है भाई, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन अपने पास है,
शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त फसलें हैं। भाई इनमें से आप लोगों को उन फसलों का चयन करना है जो सारी की सारी क्या है, शुष्क खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है भाई, ज्वार आप लोग उगा सकते हो शुष्क खेती में, बिल्कुल उगा सकते हैं भाई। बाजरा उगा सकते हो, उगा सकते हैं। चावल उगा सकते हो, नहीं उगा सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है, पानी की कमी है। लेकिन चावल के लिए तो क्या चाहिए, पानी जमीन के अंदर खड़ा रहना चाहिए, भरा रहना चाहिए। वो पानी कहाँ से लाएंगे अपने, हमारे पास तो पानी है ही नहीं, नमी कमी है। तो क्या है, ये पहला आंसर क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद बात करते हैं गन्ना धान, ये दोनों दोनों क्या होती है, सबसे अधिक जल मांग वाली फसलें होती है। तो इन दोनों क्या, ये दोनों भी सही है। उसके बाद बात करें धान गन्ना केला, इनको पानी की आवश्यकता होती है, अधिक होती है। तो बचे कौन सा, ग्वार बाजरा और उड़द, ये तीनों की तीनों क्या होती है भाई, शुष्क खेती के लिए आप लोग इनको उगा सकते हो, क्योंकि इन सब क्या होती है, कम होती है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शुष्क कृषि में फसलों का चुनाव नहीं करना चाहिए, कि हम जब शुष्क कृषि करते हैं तो फसलों का चुनाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला कौन सा है, अधिक पानी चाहने वाली, कौन सा है, अधिक पानी चाहने वाली। तो ऐसी फसलों का चुनाव नहीं करना चाहिए जिनको हो, अधिक हो, क्योंकि हमारे पास पानी की कमी है, नमी की क्या है, कमी है, तभी हम क्या शुष्क कृषि अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया, चुनाव नहीं करना चाहिए पूछ रहा है। ठीक है, तो अधिक पानी चाहने वाली फसलों का चुनाव नहीं करना चाहिए। तो कौन सी करना चाहिए, कम पानी चाहने वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए, या फिर कम समय पकने वाली फसलों का चुनाव करना के अंदर अधिक पानी चाहने वाली फसलों का चुनाव नहीं करना चाहिए। और इसने क्या पूछा है, नहीं पूछा, सही आंसर क्या जाएगा, 1 नंबर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है 1150 mm से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में खेती की जाती है। जहां पर क्या होता है, वर्षा कितनी होती है, 1150 mm से अधिक होती है। तो उन क्षेत्रों के अंदर आप लोग कौन सी खेती करोगे, कौन सी प्रकार की खेती, कृषि खेती करोगे। ठीक है भाई, तो कौन सी खेती करते हैं भाई, उनके अंदर करते हैं रेनफेड फार्मिंग। कौन सी करते हैं, रेनफेड फार्मिंग, क्योंकि बारिश है बहुत हो रही है, वर्षा बहुत है अपने, कोई दिक्कत नहीं है, 1150 क्या है, अधिक बारिश हो रही है। तो उन क्षेत्रों में हम क्या क्या अपनाते हैं, रेन फार्मिंग या वर्षा आधारित खेती करते हैं भाई। ठीक है भाई, ड्राई लैंड फार्मिंग, पहले बात करते हैं ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती किसमें करते हैं, जहां पे क्या हो 750 mm से कम वर्षा होती हो। ठीक है, अब 750 से लेके 1150 mm तक वर्षा होती है, 1150 mm तक, उसमें कौन सी करते हैं भाई, उसमें करते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक है, और जहां पे 1150 से अधिक वर्षा होती है वहां पे कौन सी खेती करते हैं, रेनफेड फार्मिंग की जाती है। ठीक है भाई, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, शुष्क कृषि में बीज दर रखनी चाहिए, मतलब शुष्क कहते हैं उसके अंदर बीज दर कितनी रखनी चाहिए अपने को। ठीक है, तो शुष्क कृषि में बीज दर रखते हैं, वो क्या रखते हैं, सामान्य से 10 से 15% अधिक रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए, सामान्य से 10 से 15% अधिक, क्योंकि हो सकता है खेत के अंदर कहीं कुछ जगहों पे क्या हो, नमी की कमी हो, तो कुछ जो बीज है उनको क्या हो जाए, कमी हो जाए, और नमी कमी के कारण ना हो, तो उनके अंकुरण को पूरा करने के लिए, उनकी जगह को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, बीज दर को सामान्य से कितना रखते हैं, 10 से 15% अधिक रखते हैं भाई। ठीक है, ये किसके हिसाब से है, आरबीएससी के हिसाब से है। अगर आप लोगों से एनसीईआरटी के हिसाब से पूछे, एनसीईआरटी के हिसाब से तो कितना होता है, 20 से 25%, कितनी होती है, तो फिर हम कितने रखते हैं, 20 से 25% अधिक रखते हैं भाई, 20 से 25% एनसीईआरटी के हिसाब से या फिर आईसीआर के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद क्या है, सामान्य से 10 से 15% कम नहीं रखनी चाहिए भाई, कम क्यों रखनी है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, 10 से 15% अधिक। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शुष्क कृषि में महत्वपूर्ण कार्य है, ऐसा कौन सा कार्य है जो शुष्क खेती में करना चाहिए। क्या करना चाहिए, नमी का संरक्षण करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पानी की कमी है ना, तो नमी का संरक्षण तो करना आवश्यक, तो हम क्या कर सकते हैं, फसल उत्पादन ले ही नहीं सकते। उसके बाद उससे क्या है, फसल का चुनाव, अगर आप चुनाव नहीं करोगे और अगर आप लोगों ने गलती से वाली फसल बो दी तो क्या हो जाएगी, समय से पहले क्या हो जाएगी, पानी की कमी के कारण जलकर नष्ट हो जाएगी भाई। फसल का चुनाव करना भी जरूरी है। अगर आप लोग क्या करोगे, फसल चक्कर अपनाओगे शुष्क खेती के अंदर, तो क्या होगा, एक बार अगर आप लोगों ने अधिक जल मांग वाली बोई तो अगली बार आपको क्या बोना है, कम फसल, जिससे क्या होगा, नमी की कमी होगी, जो कमी होगी वो क्या हो जाएगी, पानी की जो कमी है उसका क्या कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आंसर जाएगा, उपयुक्त सभी। तो हम क्या करते हैं, शुष्क खेती के अंदर ये महत्वपूर्ण कार्य है, वो सभी के सभी कार्य करते हैं भाई।
ठीक है, अगली बात करते हैं, इसमें सबसे मुख्य कौन सा होता है? सबसे मुख्य होता है नमी का संरक्षण। क्या होता है? सबसे मुख्य नमी का संरक्षण। और नमी का जो संरक्षण आप लोग किसके द्वारा कर सकते हो भाई? मल्चिंग के द्वारा कर सकते हो। किसके द्वारा? मल्चिंग के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, परत बनाने वाले रसायन है। ऐसे कौन से रसायन है जो पौधों की पत्तियों पर क्या बनाते हैं? परत बनाते हैं। ठीक है, अब पौधों की पत्तियों के ऊपर क्या बना देंगे? एक परत बना देंगे, जिससे क्या होगा? पत्तियों के अंदर जो पर्णरंध्र होते हैं उससे क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की हानि नहीं होगी भाई। ठीक है, तो ऐसे कौन से होते हैं इनमें से रसायन? बात करें कौन से? पीएमए और एट्राजिन। पीएमए और एट्राजिन ये कौन से होते हैं भाई? ये होते हैं रंध्रों को बंद करने वाले। कौन से होते हैं? रंध्रों को बंद करने वाले। ठीक है भाई, उसके बाद बात करते हैं साइकोसिल और एबीए। ये क्या होते हैं भाई? वृद्धि को कम करने वाले। क्या होते हैं? वृद्धि को कम करने वाले, कम करने वाले। उसके बाद बात करते हैं किसकी? CaCO3 और चाइना क्ले। अब CaCO3 क्या होती है? चूना होता है, सफेद रंग का होता है, और सफेद रंग में चूना, इसका रंग कैसा होता है? सफेद। और सफेद रंग में हमेशा प्रकाश का क्या होता है भाई? परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन होता है। इसलिए कौन से होते हैं? परावर्तित करने वाले रसायन होते हैं। कौन से होते हैं? परावर्तित करने वाले रसायन। तो ये कौन से हो गए? परावर्तित करने वाले। उसके बाद कौन सा बच गया? पेक्लोब्यूट्राजोल और मोबिलीफ। पेक्लोब्यूट्राजोल और मोबिलीफ, मतलब लीफ के ऊपर क्या बना देते हैं? एक परत बना देते हैं। तो परत बनाने वाले कौन से होते हैं? पेक्लोब्यूट्राजोल और मोबिलीफ। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है मल्चिंग के लाभ है। निम्नलिखित में से मल्चिंग के लाभ कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला क्या है? नमी का संरक्षण करता है। नमी का संरक्षण करता है, बिल्कुल करता है भाई। खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है भाई। उसके बाद क्या है? वाष्पीकरण को कम करता है, बिल्कुल करता है। फिर क्या है? मृदा क्षरण को कम करता है। ये सारे के सारे क्या है? मल्चिंग के लाभ है। मल्चिंग के क्या है? सारे के सारे लाभ है। ठीक है, इसने इसके यहाँ पे क्या कम की जगह अधिक लिखना था। ठीक है, अगर इसकी जगह अधिक होता तो क्या होता? मृदा क्षरण को क्या करता है? ये बढ़ावा नहीं देता, क्या करता है? कम करता है। तो आंसर था चौथा नंबर। लेकिन अभी क्या है? ये सारे के सारे सही है, सारे के सारे इसके क्या होते हैं? लाभ होते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद अपने अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मिनी वाटर शेड में क्षेत्रफल होता है। मिनी जो वाटर शेड होता है उसके अंदर कितना क्षेत्रफल रखते हैं अपने? मिनी मतलब सबसे छोटा, तो इसके अंदर कितना रखते हैं? 1 से 100 हेक्टेयर। कितना रखते हैं? 1 से 100 हेक्टेयर। उसके बाद कौन सा है भाई? मिनी के बाद में मैक्रो। मिनी के बाद में क्या होता है? माइक्रो। माइक्रो के अंदर कितना रखते हैं भाई? 100 से 1000। और उसके बाद क्या होता है? मिली। और उसके बाद है सब मैक्रो। सब मैक्रो के अंदर कितना रखते हैं? 10,000 से 50,000। सब मैक्रो, सब मैक्रो। तो क्या है? अब क्या पूछ रहे हैं? मिनी का में कितना होता है? 1 से 100 हेक्टेयर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है? पौधे कितने % जल का उपयोग उपापचयी क्रियाओं में करते हैं? पौधे जो होते हैं भाई अपने 100% में से 1% पानी का उपयोग किस में करते हैं भाई? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर करते हैं, उपापचयी क्रियाओं में करते हैं। कितना? मात्र 1%। और बाकी जो बच गया 99%, कितना? 99%, ये क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उड़ा देते हैं। किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्तियों की सहायता से वातावरण के अंदर उड़ा देते हैं, हानि कर देते हैं, लॉस कर देते हैं भाई। लेकिन काम में कितना लेते हैं? मात्र मात्र 1%। कितना? 1%। तो सही आंसर क्या जाएगा? 1%। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतर्वर्ती फसल या केज क्रॉप के रूप में लगाते हैं। अंतर्वर्ती फसल पहली चीज होती क्या है भाई? तो अंतर्वर्ती फसल वो होती है कि जब दो लंबे फसल के अवधि वाली जो फसलें होती हैं। अब हमने कोई ऐसी फसल लगा रखी है जो क्या हो गई? किसी भी आपदा के कारण हो गई। जैसे मानो क्या हो गया? कहीं आग लग गई खेत के अंदर, या फिर क्या हो गया? जब मान लो ओलावृष्टि हो गई, ओले गिर गई, जिस कारण क्या हो गया? हमारी मुख्य फसल नष्ट हो गई। तो हमारे पास लगभग 2 महीने का जो समय बचता है, बीच में 1 से 2 महीने समय बचता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? छोटी अवधि की फसलें उगाते हैं। क्या कहते हैं? छोटी अवधि की फसलें उगाते हैं। जो क्या करता है? ये जो छोटी अवधि की फसलें होती है, ये हमें जो नुकसान होता है, जो क्या होता है? नुकसान होता है, उसकी क्या कर देती है? भरपाई कर देती है। क्या कर देती है? भरपाई। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं?
केज क्रॉप बोलते हैं, अंतर्वर्ती फसलें बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, इसके अंदर हमेशा कम अवधि की फसलों को बोया जाता है। कौन सी? कम अवधि की फसलों को। और कम अवधि कौन सी होती है? सबसे कम अवधि को दलहनी फसलें। कौन सी होती है? दलहनी फसलें इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नकदी फसलें के अंदर कितनी है? बड़ी बड़ी अवधि की, जैसे गन्ना वगैरह हो गया, वो तो क्या होती है? 1 साल की, 1-2 वर्षीय फसलें होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? अनाज वाली फसलें हैं। अनाज वाली फसलों कम से कम कितने महीने चाहिए? 5 महीने चाहिए। तो 4-5 महीने के बिना ये क्या करते हैं? अपनी वृद्धि नहीं करते। ठीक है, तो हम कौन सी फसलों का चुनाव करते हैं कैच क्रॉप के अंदर? दलहनी फसलों का, पल्स क्रॉप का चुनाव किया जाता है, दलहनी फसलें। तो आगे देखें, चलो भाई, ये क्या हो गया? अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो कैसा लगा आप लोगों को? आशा और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।